होती है वो बीच बीच में। देखो ये जो सर कोई अब देखो, अब चुप रहो, अब सुनो, अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। ये जो चैप्टर हमारा है बेटा, इसका नाम है सांस सांस में बांस। इसका मतलब ये हुआ कि बांस की क्या क्या उपयोगिता है। सांस सांस में बांस मतलब होता है कि हमारे जीवन में बांस का क्या उपयोग है। इस चैप्टर में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है। ठीक, तो देखो इसमें पहले आप जब देखोगे तो पाओगे कि लिखा है कि बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है, इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ, बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ, सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ, बांस का कोयला जलाता हूँ, बांस का अचार खाता हूँ, बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा, पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरकट ले जाया जाएगा। तो देखो ये जो पैराग्राफ हमारा है, इसमें संपूर्ण जीवन में मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ये मरघट, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो बांस की उपयोगिता है, ठीक है, वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो यहां लिख सकते हो कि बांस की उपयोगिता बताई गई है। क्या बताई गई है? बांस की उपयोगिता बताई गई है। ठीक है, कि कैसे बांस का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, घर बनाने के लिए कर सकते हैं, सब उससे सामान बनाकर बेचेंगे तो अमीर हो जाएंगे, धन कमाने के प्रयोग में है, औजार बना सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सब बांस खाया भी जाता है, क्योंकि बांस का अचार भी बनाया जाता है। इतना क्लियर हो गया सबको? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर शुरू करते हैं। यस सर। एक जादूगर थे चंकी चंगलनवा, अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े कर्तव्य दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की, फिर नए डिजाइन भी बनाए। अब देखो इस पाठ में जो कहानी ये निबंध है और कहानी टाइप से निबंध है, मतलब कुछ कथा देकर के, कुछ कहानी देकर के निबंध को समझाया गया है। तो लेखक बताते हैं कि एक जादूगर थे, उनका क्या नाम था? चंगी की चंगलनवा, चंगी चंगलनवा। कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े कर्तव्य दिखलाए। क्योंकि जादूगर था तो जादूगर का क्या होता है? जादू दिखाना। तो कर्तव्य दिखाने से यहाँ मतलब है कि जादू दिखाना। तो और जब वो मरने लगा तो अपने साथियों से क्या कहता है? कहता है कि मेरे मरने के छठे दिन बाद जब मेरी कब्र खोदोगे तो कुछ नया पाओगे। तो लोग कहते हैं भाई जादूगर हो सकता है कुछ नया कर ही दे। तो जब वो मर जाता है और लोग उसे दफना देते हैं तो उसकी कब्र जब खोदते हैं तो कुछ नया पाते हैं। नया क्या पाते हैं? कि बांस की कई टोकरियां और कई डिजाइनें पाते हैं। और लोग क्या करते हैं कि उस डिजाइन को देखते हैं और उस डिजाइन की नकल करते हैं और फिर उस डिजाइन को बनाने का प्रयास भी करते हैं। ठीक, क्लियर हुई बात? आगे देखिए। अब देखो, अब बांस के बारे में बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खासतौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड का जिक्र करेंगे। अन्यों की तरह हर एक नागा, ठीक, भी बांस की चीजें बनाने में उस्ताद होता है। उस्ताद माने होता है माहिर आदमी। ठीक, कहते हैं कि बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में, देखो अब जो बांस का जो वृक्ष या जो बांस की झाड़ियां हम देखते हैं, ये भारत, संपूर्ण भारत में पाई जाती है। बहुतायत माने अधिकाधिक, अधिक से अधिक। तो कहते हैं कि बांस जो है भारत के हर हिस्से में पाया जाता है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो। तो कहने का मतलब है कि संपूर्ण भारत में बांस जो है पाया जाता है। और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र माने जब आप भारत का, इंडिया का मैप देखोगे ऐसे जो बनता है, उसमें ये वाला जो हिस्सा देखो, ये इस तरह का जो हिस्सा होता है, उसमें जो ये वाला हिस्सा होता है, ये जो इस तरह से आता है, ये देखिए हो ना, ये ऐसे होता है ना इंडिया। तो ये जो ये वाला हिस्सा होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र,
माने अगर ये ईस्ट और इसको अगर नॉर्थ मान लो, ये ईस्ट हो गया, तो ये वाला जो क्षेत्र है इंडिया का, ठीक। यहाँ 7 स्टेट हैं, 7 राज्य हैं, उसमें से एक राज्य की बात लेखक करते हैं, उस राज्य का नाम है नागालैंड। तो कहते हैं कि नागालैंड में जो रहने वाले लोग होते हैं, अब नागा किसको कहते हैं? जो नागालैंड में रहते हैं उनको नागा कहते हैं। जैसे हम लोग बिहार के लोगों को बिहारी लोग कहते हैं, गुजरात के लोग गुजराती कहते हैं ना, तो वैसे नागालैंड के रहने वाले लोगों को नागा कहा जाता है, ठीक। कहते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो नागालैंड राज्य है, वहां बांस का बहुत उपयोग है। उपयोग किस लिए है? उनका उपयोग, बांस का उपयोग वो जीवन के हर क्षेत्र में करते हैं। पैसे कमाने के लिए भी करते हैं, अपनी चीजों के उपयोग के लिए भी करते हैं, ठीक। सभी समुदायों के भरण पोषण माने बांस से ही उनकी जीविका चलती है। जैसे हमारे यहाँ जीविका कैसे पढ़ा लिखा के कमा धमा करते हैं ना, तो उनकी जीविका का साधन वहां बांस भी है, ठीक। कहते हैं कि अन्यों की तरह हर एक नागा बांस की चीजें बनाने में उस्ताद होता है। मतलब जो नागालैंड के लोग हैं वो बांस की हर एक चीज बना लेते हैं, मतलब इवन टोकरी, खिलौने, जीवन की हर चीज जो वस्तु जो अधिकतर उपयोग कर सकते हैं वो बांस से ही बनाते हैं। और आपने देखा भी होगा, जब कभी आप देखिए अपने टीवी चैनलों में, तो जो उत्तर पूर्वी जैसे अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड के जो व्यक्ति होते हैं वो अधिकतर बांस की ही बनी चीजों का उपयोग करते हैं। आप कभी देखिएगा, सर्च करिएगा गूगल वगैरह पे, तो चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। आगे देखते हैं। कहते हैं, कहा जाता है कि इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। अब लेखक क्या कहता है कि जब से इंसान ने कलात्मक चीजें, माने जब से इंसान ने अपने आवश्यकता के अनुसार कलात्मक चीजें, उपयोगी वस्तुओं को बनाने की शुरुआत की, तब क्या होता है कि वो चीजें तभी से बन रही हैं। अब क्या है कि जब वो चीजें बनने लगी तब उसमें बदलाव, आवश्यकता के अनुसार बदलाव होने लगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि परिवर्तन जो है संसार का नियम है। तो जैसी आवश्यकता वैसे बदलाव करने लगे, ठीक। और कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। बांस को बीनने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्हें खाना खाने के लिए पड़ी हो। अगर इसको बांध के हम थाली बना देंगे तो हमारे भोजन को भी आ जाएगी, रोटी रखने के काम आ जाएगी, ठीक। तो कहते हैं कि जब से इंसान भोजन इकट्ठा करता था, शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने डलिया नुमा चीज बनाई होगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले की टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बया एक पक्षी होता है, बया एक पक्षी का नाम है, और उसका घोंसला देखिए टोकरी जैसा होता है, हवा में झूलता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बांस की बुनाई का सफर चाहे जैसे शुरू हुआ हो, चंकी चंगलनबा की कब्र या बया का घोंसला, लेकिन यहाँ खूब बांस होते हैं। वहां के लोग इनकी चीजें बनाने में माहिर भी खूब होते हैं। नहीं भाई, बांस से वे केवल टुकरियां नहीं बनाती, बांस की खपचियों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन। अब यहां से जो हमारी शुरुआत हो रही है, पूरी तरह से नागालैंड के लोगों की बात हो रही है कि कुछ भी हो, बांस की जो बुनाई का जो सफर शुरू हुआ उससे हमसे नहीं मतलब, अब वो छोड़ दीजिए। लेकिन जो भी हो, यहाँ के लोग बांस का उपयोग बहुत करते हैं। कहाँ के लोग? नागालैंड के लोग। नागालैंड के जो लोग होते हैं बेटा, ये बांस का बहुत उपयोग करते हैं, ठीक। और बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम केवल बांस का प्रयोग करने के लिए कहें तो नागालैंड के लोग केवल टोकरी बना देते हैं, नहीं, वो बांस से अलग अलग भी चीजें बनाते हैं, जैसे चटाई, टोकरी, टोपी, बर्तन। देख रहे हैं सब चीजें वो कौन बनाता है बताइए? नागालैंड के लोग। और क्या बनाते हैं? बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल, और न जाने। अब देखो एक चीज और आया है, पुल। वो नागालैंड के लोग होते हैं, क्योंकि नागालैंड पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ों में नदी बहुत बहती है, तो इस पार से उस पार जाने के लिए बांस का पुल भी बनाते हैं, ठीक। इसका मतलब वहां बांस जो है प्रचुर मात्रा में होता है। ये चीजें क्लियर हो गई सबको, ठीक। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। एक जाल है, उसका नाम होता है जकाई, ठीक। उससे बांस की लैडर बनाई जाती है। हाँ, लैडर बनाई जाती है, तो वो हमारे यहाँ प्रयोग में भी आती है।
आप लोग देखिए कि हमारे यहाँ बांस की जो सीढ़ियां बनती हैं अक्सर लोग कच्चे घरों में प्रयोग करते थे, अब तो मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों को तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय के बगानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे, और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। अब देखो नागालैंड के बाद अब आते हैं असम में। असम भी उत्तर पूर्व का एक जिला है, ठीक है ना, एक राज्य है, सॉरी जिला नहीं है। अब असम में बांस का क्या उपयोग है, तो वहां जो चाय की बगाने होते हैं वहां लोग जो चाय तोड़ने के लिए टोकरियां रखते हैं अपने पीछे, वो बांस की ही बनाते हैं और खपाची बनाते हैं। और मछली जब वो कॉफी को जो लेने जो होते हैं सर, उसको वो पीछे जो टांगे रहते हैं। हाँ, ठीक है। और फिर देखिए कहते हैं कि जाल मछली पकड़ने के लिए सब बांस, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें बांस का बहुतायत प्रयोग होता है। सांस सांस में बांस लिखने का मतलब यह है लेखक का कि वहां के लोगों को जीवन के लिए बांस का क्या उपयोग है। ठीक है, बोलिए बोलो बेटा। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया कि और आगे देखें? यस सर, समझ में आ गया। अब देखो, अब बांस के बारे में देखो। जुलाई से अक्टूबर घमासान बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। जो बांस हरे हरे होते हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गठाने दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हरे गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपाचियां काटी जाए। यानी कहां से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक, ये देखो, अब इस वाले पैराग्राफ में लेखक ने हमें ये बताया है कि बांस का कैसे कृषि कैसे होती है, बांस की कृषि कैसे होगी, बांस को जुटाया इकट्ठा कैसे किया जाएगा। तो कहते हैं कि जुलाई से अक्टूबर, देखो हमारे यहाँ वास्तव में जुलाई से अक्टूबर महीना बारिश का महीना होता है और इस महीने में थोड़े काम धाम कम होते हैं। तो जो इन राज्यों के लोग हैं, जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग हैं जहां बांस अधिक मात्रा में होता है, तो करते हैं क्या, इसी मौसम में बांसों को इकट्ठा करते हैं। ठीक, और वो बांस भी कैसे चुनते हैं, जो बांस कम से कम 3 से 4 साल पुराने हो गए हो, जो पके बांस हो गए, बूढ़े बांस माने पके बांस। ठीक, जो बांस पक जाते हैं, बूढ़े बांस माने पके बांस, वो सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो क्या करते हैं कि 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां, देखो बांस का अगर ये पेड़ है मान लो, इसमें पत्तियां लगी होती है और जगह जगह गांठ होता है, इनको छांट के अलग करके ऐसे बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बांस को। ठीक, और इसके बाद ऐसे बांसों को, मतलब इनके बाद अलग करने के बाद ऐसे बांसों को लेंगे जिसमें गठाने से, अगर ये बांस है मान लो, इसमें एक गांठ होती है जगह जगह। ठीक है ना, फिर कुछ बांस होते हैं जो सर बहुत ही ज्यादा बूढ़े होते हैं, उसको सर हम लोग आग जलाने। हाँ, तो फिर क्या होता है कि अब इनको काट काट के इनकी खपाचियां बनाई जाती हैं और खपाचियों की लंबाई, कितने लंबाई पर रखना है उसको तय कर लिया जाता है। और आसन जैसी छोटी चीजें बनाने, आसन मतलब समझते हो बैठने का एक होता है, तो आसन उसन बनाने के लिए क्या करते हैं कि बांस को कम गांठ से काटा जाता है और टोकरी बनाने के लिए बांस को 3-4 गठान वाली लंबी खपाचियों से काटा जाता है। लेकिन दिक्कत ये प्रॉस्पेक्ट नहीं उठता है कि जितनी बड़ी टोकरी होगी वहीं से बांस काटा जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ केवल बांस की विशेषता है, कुछ इसमें है नहीं। क्या बेटा? सर खपाचिया मतलब? खपाची मतलब देखो ये बांस है। इसी बांस को अगर काट के आप एक पतला ऐसे बनाते तो इसी को खपाची कहते हैं। इसी को आप मोड़ के ऐसे ऐसे टोकरी बास्केट भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब बांस को अगर आप, ये बांस अगर पूरा है
इसको आप इस तरह से भागों में काट दीजिए और इसको मोड़िए तो इसको खपाची कहते हैं। ठीक, हमारे यहाँ देखो कि जब लोग क्या करते हैं, जब नाली वाली साफ करते हैं तो बांस का एक लंबा डंडा उसमें डालते हैं ना, तो उसी को खपाची कहते हैं। ठीक, बोलिए समझ में आ गई बात? यस सर। कहते कि टोकरी बनाने से पहले आमतौर पर खपाचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती। चौड़ी खपचियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपाचियां बनाई जाती हैं। पतली खपाचियां लचीली होती हैं। खपचियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। अब देखो यहाँ जो लेखक कह रहा है, इसमें बांस के द्वारा जो कलाकारी की जाती है उस कलाकार के बारे में बात की गई है। कलाकार कैसा होना चाहिए कि खपचियों की चौड़ाई 1 इंच ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये जो खपचियां बनाई जाती है काफी कलाकारी का काम है। इनको चीरना माने बांस को चीरना भी एक कला है। आप ऐसा नहीं कि बांस को कहीं से चीर दीजिए, नहीं, अगर ये बांस है तो इसको आप ऐसे चीरिए कि आपकी खपाची जो बने ये पतली पतली एकदम सही बने। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर यहाँ बांस के द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं, तो जो कलाकार बनाते हैं, हुनर वाले होता है कला, ठीक है ना। हुनर को पाने में काफी समय लगता है। मतलब आपको बांस चीरना, बांस को छीलना, ये जो कला है इसको आपको सीखने में समय लगता है। आप इतनी जल्दी से आसानी से नहीं सीख सकते। ठीक है, चलो इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? बोलो बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? सुनो, एक बात तुम लोग देख लो, सुनो ध्यान से, एक बार तुम लोग देख लो, जो भी शब्द तुमको न समझ में आए उसका हमसे पूछ लो अर्थ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका पूरा किताब खत्म हो जाएगा। ये अंतिम चैप्टर है। उसे आप PDF फॉरवर्ड करें। ओके सर।